हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम कर रहे थे कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट। अगर आप रिवाइज किया हो तो कोई डाउट? कोई ऐसा बच्चा जिसकी प्रीवियस क्लास अभी पेंडिंग है? यहाँ पर सबकी अपडेट है। और कौन है? लास्ट चेहरे उतारे आप लोगों के कि हाँ भाई आप महान कलाकार हो। तो जी और कौन है? दोनों जोड़ीदार, दोनों इधर से? नहीं, थर्ड वन हो गया बैकअप पूरा? हाँ जी रिया, चलो बच्चा लास्ट टाइम कर दे कॉस्ट शीट और कंटिन्यू करते हैं। रिवाइज किया हम लोगों ने तो कोई डाउट है? मतलब ऐसी फिलॉसफी पर बना लेना कि जब हम टेस्ट देंगे तो हम रिवाइज करेंगे उस समय, मतलब उस चीज़ को अवॉइड करना। और कोशिश क्या करो कि अपने हाथ से कैलकुलेशन करके जो क्वेश्चन डिफरेंट है उसको सॉल्व कर लो। और टाइम बहुत कम है, कोई जैसे क्लासेस ज़्यादा चल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं, टाइम कम है, तो एटलीस्ट ऊपर से रिवीजन कर लो, ऊपर से नज़र मार लो। तो पूरा स्किप मत करो कि बच्चों सेम डे जब रिवाइज करते हो तो क्लास की सारी बातें आपको रिकॉल हो जाती है, और एक हफ्ते बाद रिवाइज करोगे तो कहना कि मेमोरी लैप्स हो जाता है। ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है। बात समझे यहाँ पर? दूसरी बात, जो आपके टेस्ट हैं आप कभी भी एक दिन पहले रिवाइज मत किया करो, रिवाइज नहीं हो पाएगा। मैं हफ्ते में एक ही टेस्ट लेता हूँ, मतलब कि ऑन सैटरडे डे भी आपका फिक्स यहाँ पर है, ठीक है। और ज़्यादातर जो लेटेस्ट टॉपिक होते हैं उन्हीं का टेस्ट होता है। तो पूरा 1 वीक आपके पास है। 1 वीक में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको बच्चों एलोकेट कर लो। समझे बात? यहाँ पर 35 क्वेश्चंस हैं, तो 1 वीक है, 5 दिन मान लीजिए। 2 दिन आपको बाद में रिवीजन के लिए चाहिए, तो 5 दिन में डेली बेस पर कितने क्वेश्चंस आपके पास हो गए? 7। जैसे जैसे आप होमवर्क करते हो वैसे वैसे अपने आप में क्या होता है, रिवीजन भी वहाँ पर हो जाती है। आ रही बात है यहाँ पर? तो ऐसे रिवाइज करो। अगर आप सोचो कि शनिवार को टेस्ट है, फ्राइडे हम रात को बैठे हम होमवर्क करें, रिवीजन करें, नहीं हो पाएगा, एक दिन में नहीं हो पाएगा। बात समझे यहाँ पर? तो 1 वीक उसको अलोकेट कर लो और इस तरीके से आप तैयारी करके यहाँ पर चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप पढ़िए 13 अगेन बच्चों एग्जाम का क्वेश्चन है। फॉर्मेट इस्तेमाल कौन सा होगा? कॉस्ट शीट का। पर हर क्वेश्चन अपने आप में क्या होगा? डिफरेंट, अलग तरीके से आपको दिया होगा। पढ़ते हैं एक बार। द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स रिकॉर्ड ऑफ ए लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले आपके पास क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, फिर आप परचेज ये भी दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। बच्चों कहाँ जाएंगे? जवाब आना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कहाँ पर जाएंगे? हाँ जी, कॉर्नर टू। बताओ बच्चों। अच्छा आपने बैकअप नहीं देखा? तीन क्लास हो चुकी है, उसमें से कितने लेक्चर पेंडिंग आपके हैं? हाँ जी, सब वाले रखते हैं। और जो पहली क्लास थी मालूम है आपको? बताओ मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कहाँ पर आएंगे? लेबर कॉस्टिंग पूरा आपका? हाँ जी, लेबर कॉस्टिंग पूरा है, टेस्ट दिया था उसका। मेटेरियल कॉस्टिंग पूरा है आपका, पहला चैप्टर। तो बच्चे बात समझो, 23 लेक्चर आपका 23rd लेक्चर है। मैं आपके लिए कह रहा हूँ 23rd लेक्चर आपके पास है। अगर मान लो आपके 10 लेक्चर पूरे हैं, 13 लेक्चर आपके पेंडिंग है, कैसे बात बनेगी बाद में? सिलेबस की पेंडेंसी मत करो। टाइम आपके पास हो तो ग्रेजुअली बैकअप पूरा कर लो। बाद वाला टाइम ना बैकअप के लिए होना चाहिए ना नॉलेज के लिए होना चाहिए। बाद वाला टाइम सिर्फ सिर्फ आपका रिवीजन के लिए होना चाहिए, नंबर्स के लिए होना चाहिए। मेरे बात है यहाँ पर।
थोड़ा सा इस चीज़ को ठीक करो तो बच्चा बाकी चॉइस आपकी है। मैन्युफैक्चरिंग वेज बच्चों कहाँ चला जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। आवाज नहीं आ रही बच्चों यहाँ पर? डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। डेप्रिसिएशन प्लांट बताओ ना, डेप्रिसिएशन प्लांट। हाँ जी, इधर से भाई, जो कॉन्फिडेंट है मैं उससे पूछूंगा ही नहीं, जो नर्वस है मैं उससे पूछूंगा। हाँ जी बताओ स्नेहा। फैक्ट्री ओवरहेड्स में तुम घबराते क्यों हो, बोलते हो। तो बच्चों आपके कहाँ चला जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। डन बच्चे आप। एक्सपेंसिव पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल 6 आइटम में। लीज रेंट फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ये तो पहले लिख लाते हैं, जब आवाज आती है फिर बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन वाले 6 आइटम है। एक्सपेंसिव पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ये बताओ। हाँ जी नहीं, 6 आइटम में क्या है? हाँ जी, ये कहां पर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो लिस्ट आपके पास लिखवाई मैंने यहाँ पर, उसका जो लास्ट एग्जांपल है आप चेक करना, ये मिलेगा। उसका जो लास्ट एग्जांपल है ये बच्चों लिखवाया था, सर्विस डिपार्टमेंटल कॉस्ट, मिल गया वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। प्राइमरी पैकिंग 6 आइटम में। R&D 6 आइटम में। पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, लोग नीचे आ जाए। सेकेंडरी पैकिंग आपके पास हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़िए। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन 1 अप्रैल वाज 200 यूनिट्स हैविंग अ टोटल कॉस्ट ऑफ 28,000. The entire opening stock of finished goods have been sold during the month. Production during the month of April was 3,000 and closing stock of goods was 400. मुझे बात समझो ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का प्लस प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का इक्वल टू आपके पास क्या होता है? सेल। ओपनिंग स्टॉक कितना मेरे पास है? 200 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू क्या है? 28,000। डन बच्चे यहाँ पर। इसके अलावा प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ कितना किया हमने यहाँ पर? ये लाइन आपकी पहले होगी। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ कितना आपके पास है? 3,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 400। तो आपके पास कितनी सेल हुई यहाँ पर? 2800। सेल हमारे पास कितनी हुई यहाँ पर? 2800। अब इन बिटवीन आपको क्या बोल रहा है? कहता है द एंटायर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ। जो 2800 में से हमने बेचा, उसमें से जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी हमने बेच दिया। कितना यहाँ पर? 200। उसके अलावा कितना बेचा यहाँ पर? 2600। वो 2600 कहाँ से बेचा होगा? प्रोडक्शन में से। 3,000 में से कितना बेच दिया? 2600। कितना बचा आपके पास? 400। वो 400 क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों आईसीए ने क्या किया, बजाय ये कहने के कि फीफो फॉलो हो रहा है, ये फीफो तो आपके पास है। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले बना वो पहले बेचना चाहिए। पहले क्या बना? ओपनिंग स्टॉक, पहले वही सेल हो रहा है। तो ये कहने की बजाय उसने इस बात को अलग तरीके से बोल दिया। डन बच्चे यहाँ पर। और मल्टीपल वैल्यूज आपको यहाँ पर निकालनी है, वो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि आपको क्या यहाँ पर कॉस्ट शीट। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले कॉस्ट शीट के अंदर क्या लोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बच्चों आपके पास है? ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कितना आपके पास है? 10,000। प्लस क्या करोगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना आपके पास है? 280। माइनस क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बच्चों आपके पास है? 40,000। तो बैलेंस अमाउंट क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ध्यान रखना, इसके अलावा 3 आइटम और आती है, परचेज, रिलेटेड एक्सपेंस, जीएसटी और ट्रेड डिस्काउंट। किसी क्वेश्चन दे देगा आपको, पक्की बात है, समझे बात यहाँ पर। तो अपना जो फॉर्मेट है वो डेवलप करके बैठ जाना कि 3 आइटम आपके पास हमेशा होती है, वो तो क्वेश्चन मिले ही नहीं यहाँ पर, इसलिए वो आना भी नहीं चाहिए। अब बात समझिए यहाँ पर। तो हमेशा जब भी पढ़ो हर आइटम को एक बार रिकॉल करो। प्लस क्या करोगे? डायरेक्ट वेजेस कितना बच्चा अमाउंट आपके पास है? 70,000।
प्लस क्या करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो नहीं दिया हुआ तो आपके पास क्या आ गई प्राइम कॉस्ट, प्लस क्या करोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स जहां पर क्या दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, लीज रेंट, दो ही हैं नहीं एक और है, एक्सपेंस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, तो आपके पास क्या आ जाएगा जीएससी, प्लस माइनस क्या करोगे डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ तो जीएफसी क्या बन जाएगा एनएफसी, प्लस क्या करोगे 6 आइटम, उसमें से कौन कौन से आइटम आपके पास है 1 2 एंड 3, डन बच्चे यहां पर, तो आपके पास 4 है क्या 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डन बच्चे यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू जो पॉइंट समझाना आपको यहां पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू आपके पास बच्चों आएगी 3,78,000, ठीक है 3,78,000, मुझे बताओ जो 3,78,000 वैल्यू आ रही है वो कितनी यूनिट्स की आ रही है, वो आपके पास कितनी आउटपुट की आ रही है, सबका जवाब आना चाहिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये गलती का पॉइंट है जहां बच्चे गलती करते हैं और ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो जो रिकॉन्सिलेशन है वहां फिर अटकोगे, समझे बच्चे बात यहां पर, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन किया आपने यहां पर 3,000, तो 3,000 की कितनी कॉस्ट आपके पास है 3,78,000, प्लस क्या करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना आपके पास है 200 और इसकी कीमत हमारे पास कितनी दी है यहां पर 200 और इसकी कीमत कितनी मेरे पास है 28,000, डन बच्चे यहां पर, माइनस क्या करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना आपके पास है 400, तो जो बचा वो आपके पास क्या आ जाएगा सीओजीएस, सीओजीएस कितना बचा आपके पास 2,800, अब पॉइंट ये है क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यू है, पॉइंट ये है क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यू है, वैल्यू गिवन नहीं है, फिर आपको क्या दिया यहां पर यूनिट्स, आ रही बात यहां पर वैल्यू गिवन नहीं है क्या दिया हुआ है यूनिट्स, तो वैल्यू क्या मानोगे, जो लगता बताओ मुझे यहां पर जो आपके दिमाग में है वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, तो पानी पी लो, हाँ जी कितना डन, हाँ जी और बताइए, एक जवाब आपके पास है 50,400 और कोई जवाब जी आ रहा है, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या अप्लाई हो रहा है फीफो, पहली बात हमेशा ये सोचो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा आपके पास वो किस में से बचा है, फीफो अप्लाई हो रहा है तो बचा किस में से था आपके पास ये प्रोडक्शन में से 3,000 में से, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो आपने बेच दिया, जब आपने बेच दिया तो 400 बचा कहां से 3,000 में से, और 3,78,000 ये 3,000 की कॉस्ट है तो 400 की प्रपोर्शनेटली 50,400, बैलेंस अमाउंट आपके लिए क्या बन जाएगा यहां पर सीओजीएस, इतनी बात समझते हैं यहां पर, सीओजीएस में क्या प्लस करोगे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी पैकिंग सॉरी सेकेंडरी पैकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन कौन से जनरल और इंटरेस्ट फाइनेंस, तो आपके पास क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या प्लस करोगे प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए क्या बोल रहा है कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द सेल इज मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, हमारे पास कितना प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, तो ये बच्चों को सिखाना आपको अभी, अच्छा एक चीज बताओ अगर यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फीफो की बजाय बाय चांस हमें करना होता एवरेज बेसिस पर, मालूम है फीफो लिफो एवरेज, तो या तो आपको फीफो बोलेगा या आपको एवरेज बोलेगा, लिफो बोलने बच्चों रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है, ये पूछता नहीं है, बात समझिए यहाँ पर बाय चांस वो आपको एवरेज बोल देता फिर क्या करते हैं, फिर कैसे वैल्यू निकालते हैं, फिर बच्चों वैल्यू आपके पास कैसे आती है, अब मेरी बात हो रहा है यहां पर, फिर वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, एवरेज क्या बोलता है कि मेरे पास टोटल आउटपुट कितनी है 3,200 कितने की, और इसकी कीमत क्या है 4,06,000,
तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो 4,06,000 3,200 की कीमत है, मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है 400, तो 400 का प्रोपोर्शनेटली अमाउंट कितना आ जाएगा 50,750। वैल्यू आपके पास क्या होगी यहां पर डिफरेंट। बात समझे यहां पर। सर अगर ओपनिंग स्टॉक ना दिया हो फिर कौन सा अप्लाई करना है, हमेशा ध्यान रखना बच्चे यहां पर, अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है देयर इज नॉट डिफरेंस बिटवीन द फीफो एंड एवरेज। सोचिए आराम से, मान लो ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं आपके पास, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं आपके पास, तो 400 बचा कहां से होगा 3,000 में से, चाहे फीफो हो चाहे आपके पास एवरेज हो, तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहां पर सेम। समझे बात है यहां पर, डिफरेंस तभी होगा अगर आपके पास क्या होगा ओपनिंग स्टॉक होगा, अदरवाइज फिर कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। डन बच्चे यहां पर। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि हम अकाउंट्स के नजरिए सोचते हैं। अकाउंट्स में वैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या था AS2, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब मेरी बात समझिए यहां पर, ये कॉस्टिंग के अंदर अप्लाई नहीं होता है। कॉस्टिंग के अंदर वैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या है, फीफो लीफो और एवरेज मेथड। समझे बच्चों बात यहां पर, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके यहां पर चलना। आगे बढ़े यहां पर, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा मुझे एक बात और करनी है आप लोगों से, मैं भूल जाऊंगा फिर। अभी बच्चों फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है, तो बैच की टाइमिंग हमें चेंज करनी है नेक्स्ट वीक से। तो उसमें क्या है कि जो आपकी क्लासेस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 12:30 के अराउंड होगी। सुन लो मेरी बात एक बार, अभी जरा 12:30 के अराउंड आपकी क्लासेस होंगी, तो 12:30 टू 4:30 या 4 PM एक चीज़ रहेगी आपकी। कहाँ चला गया ये, देखो अभी आपका क्या शेड्यूल है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और TTS नियर अबाउट 8:30 मान लीजिए, तो अप्रॉक्सीमेट 1:30-1:45 क्लास चलती होगी रफली, ठीक है। सेम आपका यहाँ पर है रफली। अब आप समझिए यहाँ पर प्रपोजल आपके पास है TDS में 12:30 से अराउंड 4:30, 12:30 से अराउंड 4:30, ये धीरे सर की होगी, ये मेरी क्लास होगी, ये प्रपोजल है। यहाँ पे जो आपका स्लॉट होगा मैं वहाँ पे एक क्लास मैं लूँगा। तुम्हारे बाद यहाँ पर किसी बच्चे डाउट, ठीक है। और जो भी आपके टेस्ट होंगे वो इसी स्लॉट में होंगे, या इस मेरे टेस्ट इस स्लॉट में हो जाएंगे और धीरे सर के टेस्ट आपके इस स्लॉट के अंदर हो जाएंगे। बात समझिए यहाँ पर। तो अगर मान लो 1 घंटे टेस्ट भी है, मेरा मानो के टेस्ट लंबे होते हैं, मेरे तो खैर नंबर क्वेश्चन काफ़ी कम होते हैं, तो 1 घंटे नहीं बच्चों, मेरे नंबर क्वेश्चन काफ़ी कम होते हैं। कभी कभार होता है कि मैं एज अ सरप्राइज आपको 3 या 4 क्वेश्चन दे देता हूँ, वरना टेस्ट में ज़्यादा मैं 1 क्वेश्चन देता हूँ। उसका रीज़न है एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है चैप्टर से, ये बात समझो। और आपकी एक्यूरेसी उस लेवल की होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन मेरे पास आएगा वो ठीक होना चाहिए। तो बच्चों कभी ये मत देखो ना पिछला पेपर कैसा आया था, हर पेपर ना पिछला पेपर हमेशा आपको आसान ही लगेगा, मुझसे लिखवा लो आप आज। अपना पेपर ही आसान होता है, अपना पेपर ही मुश्किल होता है। पेपर सॉल्व हो गया तो आसान है, पेपर सॉल्व नहीं हुआ तो मुश्किल है, सिंपल इज दैट। अब आप समझे यहाँ पर। तो मेरी कोशिश ये होती है जो आपका होमवर्क है ना ये पूरा होना चाहिए। मैं आपको सही बात कहूँगा, क्योंकि टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट का अपना एडवांटेज है नो डाउट, पर टेस्ट प्रिपरेशन को जज करने का तरीका है। जो आपने प्रिपरेशन की क्या वो आपकी सही तरीके हुई या फिर नहीं हुई। टेस्ट से प्रिपरेशन नहीं होती है, प्रिपरेशन करके आप टेस्ट देते हो। पॉइंट समझे यहाँ पर। दूसरी बात, अगर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूं टेस्ट के अंदर, उसमें होता क्या है, खाली आप टेस्ट की प्रिपरेशन करो ना, और अब जो होमवर्क वाला कंसेप्ट है निकाल दो बीच में से, खाली टेस्ट की प्रिपरेशन करो, तो उसमें होता क्या है, मान लो 40 क्वेश्चन है, ईमानदार जाना कि आप 40 क्वेश्चन तैयार करके आओगे, नेवर। आपके दिमाग के अंदर क्या होता है, टेस्ट में 3 या 4 क्वेश्चन तो आने ही हैं, मान लो 4 आने हैं, 3 सोल्व हो जाएंगे बहुत है। भाई सर के सामने हमारे जो है ना क्यों हम खड़े होने लायक हो जाएंगे, भाई सर हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, 14 अटेम्प्ट कर देंगे, गलत हो जाए कोई बात नहीं। समझे बात यहाँ पर। तो वो कहना कि आप अपनी कमियां छुपा जाते हो उससे।
जब आप होमवर्क करते हो ना, तो आप पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हो और आप सिंसियरली उसको फॉलो करो। तो चाहे वो टॉपिक आपको अच्छा लगे चाहे अच्छा ना लगे, इस बात से फर्क पड़ना ही चाहिए। होमवर्क के सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, प्लस जब टेस्ट में एक क्वेश्चन आता है, बच्चों एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, मेरी बात समझो, वहाँ मल्टीपल क्वेश्चन नहीं आते। मल्टीपल क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारा टेस्ट ठीक हो गया, भाई 4 में 3 ठीक हो गए तो 75% ठीक हो गया। तो बच्चों एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन एक ही आपके पास आना है, कभी कभार किसी चैप्टर 2 क्वेश्चन आपके पास आ गए, वो मौके वाली बात है। बात समझिए यहाँ पर। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो परफेक्ट होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आपकी एक्यूरेसी उस लेवल पर आनी चाहिए। तीसरी बात, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि क्वेश्चन जो आपका है, जो भी क्वेश्चन आपके पास है, या तो पूरा ठीक मानता हूँ या पूरा गलत मान के वहाँ पर चलता हूँ। ये आप सभी को मालूम है काफ़ी हद तक। अभी फाउंडेशन जो बच्चे पढ़े हुए हैं, या मैं उसको ठीक मानता हूँ या फिर गलत मान के चलता हूँ। क्यों? कि बच्चों एग्जाम में जब पैनिक होता है, जब पूरा सिलेबस होता है, गलतियाँ वैसे हो जाती है। अब बात हो रही है यहाँ पर। तो मेरी ये साइकोलॉजी है और मैं उसी तरीके से यहाँ बढ़ता हूँ, और वही आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या है आपके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आता है। तो मैं इस पॉइंट पे था, मॉर्निंग में एक क्लास आपकी हो जाएगी, इस स्लॉट पे आपका टेस्ट होगा। जो भी स्लॉट 1 घंटे या 2 घंटे का, वो टाइम गैप आपको मिल जाएगा। और आपका टेस्ट 4 घंटे का है तो मेरी क्लास वहाँ पर नहीं होगी। सिंपल इज दैट। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर। अच्छा, मेरा टेस्ट 4 घंटे होने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब आपके लिए कह रहा हूँ यहाँ पर। तो और यहाँ पे मेरा टेस्ट 1 घंटे या 2 घंटे का है, वो यहाँ पर हो जाएगा। डन बच्चे, यहाँ पर कोई दिक्कत बोलो? ठीक है, चलिए। मैं था कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया? 18 तो हमारा हो गया ना, 11 हमने किया नहीं अभी। हाँ 13। प्लीज एक बार देख लीजिए। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है, परचेज की वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, कंजम्पशन आ जाएगा। वेजेस जिस नाम से दिया हुआ है उसी नाम से लिखे आना। मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया और लेबर, ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना आए। पर जो वर्ड्स क्वेश्चन के अंदर दिए होते हैं, आप वही इस्तेमाल किया कीजिए वहाँ पर। ठीक है, वहाँ तो नंबर काटने के बार मौका मिल जाता है। प्राइम कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स 3 हमारे पास थे। एक्सपेंसिव पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, इस पर आपको डाउट आ सकता है कि हमने पढ़ा कहाँ पर था। जो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स की मैंने लिस्ट लिखवाई थी, उसमें जो लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों इसी के बारे में है। अब आप समझिए यहाँ पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जीएफसी आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक WIP नहीं दिया हुआ है, एनएफसी बन जाएगा। 4 आइटम कौन सी आपके पास है? 6 आइटम की। सीओपी आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 50,400। अगर यहाँ पे आप एवरेज अप्लाई कर देते, क्या नंबर देता आपको यहाँ पर? नहीं। क्यों? क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको क्या बोला है यहाँ पर? फीफो। आ रही बात है यहाँ पर। तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? COGS, सेकेंडरी पैकिंग, कॉस्ट ऑफ सेल। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान सुनना। कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट की आपके पास है 3,58,400। अब सुनना ध्यान से, कॉस्ट ऑफ सेल 3,58,400, इसमें क्या प्लस करोगे? प्रॉफिट। तो इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? सेल। क्वेश्चन के अंदर पॉइंट 2 में पॉइंट 1 तक उसने आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ सेल। पॉइंट 2 में आपको क्या बोल रहा है? प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। डन बच्चे यहाँ पर। अब देखो आपने जो किया हुआ है, जो बच्चों शुरू से ज्वाइन किए उनको पता है, जो बीच में ज्वाइन किए हैं उनके लिए, कि हमने टर्म मारा हुआ है 20% A/5। तो A/4 हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो जाएगा। उससे बाहर निकलो। ये रेशो का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ऑन सेल की बात करेगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, अकाउंट्स, FM, कॉस्टिंग के अंदर ये 2 चीजें आपकी बदलती चलेगी बार बार। कभी GP सेल आपके पास आ जाएगा, कभी COGS आ जाएगा, कभी कुछ और आपके पास आ जाएगा। ये रेशो आपको आनी चाहिए इस्तेमाल करनी। जब क्वेश्चन ये बोले 20% ऑन सेल, तो सेल को आप क्या मानो यहाँ पर? 100। ठीक है, जिस पर कह रहा है उसको क्या मान लो यहाँ पर? 100। तो अगर सेल मेरी 100 है तो प्रॉफिट कितना मेरे पास होगा? 20 रुपए। ये सबको मालूम होना चाहिए। वैसे अगर सेल मेरी 100 रुपए है तो प्रॉफिट कितना मेरे पास होगा? 20 रुपए। तो कॉस्ट मेरे पास कितनी होगी? 80 रुपए। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। तो 80 रुपए किसके बराबर है? 358,400। तो 20 रुपए की प्रोपोर्शनेटली वैल्यू क्या बनती है?
आज बच्चों पास यहाँ पर 20 रुपए की प्रपोर्शनेटली वैल्यू क्या बनती है। अब a/4 भी करोगे तब भी आंसर सेम आ जाएगा, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये जो तरीका है ये बाबर इस्तेमाल होगा, और जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट और सेल पर इस्तेमाल हो, दो वेरिएबल आपके बाबर चेंज होंगे अलग अलग चैप्टर के अंदर। डन बच्चे यहाँ पर, तो आपके पास ये वैल्यू जो आ जाएगी प्लस करके वो क्या बन जाएगी यहाँ पर सेल पर। उसने आपसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एक का क्या सेलिंग प्राइस होगा। अब बच्चों एक का सेलिंग प्राइस निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसको डिवाइड किससे करोगे, सेल प्राइस पर यूनिट। यानी कि एक का सेलिंग प्राइस आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, टोटल सेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड या प्रोड्यूस सोल्ड। और कितना बेचा हमने यहां पर 2800, कितना बेचा है यहां पर 2800। बात समझे यहां पर, करें नोट डाउन, बस हो गया क्वेश्चन। अगर आपको नए शेड्यूल में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हिमांशु बोल देना। अब जैसे मर्जी कर लीजिए इसको, अल्टीमेटली मॉर्निंग में आपको जल्दी आना ही पड़ेगा। मंडे वेनसडे फ्राइडे जब मेरी क्लास होगी तो मॉर्निंग में आपको जल्दी आना ही पड़ेगा। टीडीएस में टेस्ट होगा तभी जल्दी आना ही पड़ेगा। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, अभी भी आप 8:30 आते हैं, 2:30 जाते हैं और टेस्ट सेंटर देते हैं, मेरे पास 3 PM 3:30 आपको हो जाता है।
अब बच्चों अप टू सीओपी हो गया है, अप टू सीओपी, सीओजीएस कोई रह गया हो? एग्जाम में भी कौन सा सेवन बनाओगे? ओनली लेफ्ट साइड, ओनली फीफो। जो एवरेज वो पूछा ही नहीं आपसे, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बाई चांस एवरेज पूछ ले तो आपको कैसे कैलकुलेशन करके यहाँ पर चलनी है। डन बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों इस चैप्टर से हर बार अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि मई 18 में कॉस्टशीट का फॉर्मेट रिवाइज हुआ था, और ये आईसीआई की खासियत है, जो अपडेशन होती है ना पेपर वहाँ से डालता है, ये चेक करने के लिए कि आप जो अपडेशन है वो आपको मालूम है या फिर नहीं मालूम है। बात समझिए यहाँ पर, जैसे अकाउंट्स में एएस 15 है, जो पहले नहीं था। अभी जो सिलेबस आपका आया है उसमें एएस 15 आया है, वो फुद्दू एएस है, एक दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। पर मान लो कि अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं लगभग हर एग्जाम के अंदर एएस 15 एग्जाम में आ रहा है कंपल्सरली। क्यों?
फिर चेक करने के लिए कि बच्चा जो नया सिलेबस है वो पढ़ के आ रहा कि नहीं आ रहा है। बस तो सीधी बात है, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें एडिशन हुई है तो उस एडिशन की अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंस है। समझे बात है यहाँ पर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। अब बच्चों आपके पास गिवन है जे लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स लेदर बैग फॉर ऑफिस एंड स्कूल पर्पस। जे लिमिट का काम क्या है यहाँ पर, लेदर बैग बना के यहाँ पर चलना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेट विद द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। हमारे पास जो जानकारी है वो कौन से महीने की है, सितंबर की, किसके रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर बैग। मुझे मैं कह सकता हूँ अगर कंपनी लेदर बैग बना रही है तो लेदर बैग मेरे पास एक तरीके से यहाँ क्या बन जाएगा, फिनिश गुड्स। आगे बढ़ते हैं। लेदर शीट एंड कॉटन क्लॉथ आर द मेन इनपुट। इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल। तो बच्चों आपको क्या बोल रहा है कि अगर लेदर बैग हमारे पास फिनिश गुड्स है, इसको बनाने के लिए दो तरह का इनपुट हमें चाहिए और इनपुट मेरे पास क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। इनपुट के तौर पर क्या नाम दिया आपके पास, लेदर शीट और कॉटन क्लॉथ। डन बच्चे, यहां पर आगे बढ़ते हैं। एंड द एस्टिमेट रिक्वायरमेंट पर बैग यानी कि पर बैग क्या बच्चों यहां पर, फिनिश गुड्स, पर फिनिश गुड्स। पर बच्चों क्या होता है, एक, पर यानी एक, वन फिनिश गुड्स के लिए, वन फिनिश गुड्स के लिए। फर्स्ट बात यहां पर क्या बोलता है, इज 2 मीटर ऑफ लेदर शीट 1 मीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ। कहता है एक को बनाने के लिए 2 लेदर शीट चाहिए और 1 कॉटन क्लॉथ आपके यहां पर चाहिए। बात समझिए यहां पर। तो उन्हें रिवर्स तरीके बोला। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, मेरे पास 2 तरह का रॉ मटेरियल है और उससे अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है, यहां पर लेदर बैग मिलकर यहां पर चल रहा है। डन बच्चे, यहां पर आगे बढ़ते हैं। 2000 मीटर ऑफ लेदर शीट 1000 मीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ आर परचेज। मुझे एक चीज बताओ, हमने लेदर शीट कितनी परचेज की, 2000, और कॉटन क्लॉथ कितना परचेज किया, 1000। अब बच्चों वो यहां से आपको जानकारी देना चाह रहा है। जानकारी क्या देना चाह रहा है, मेरे पास सुनना ध्यान से। अगर मेरे पास एक फिनिश गुड्स है, 1 फिनिश गुड्स है, तो लेदर शीट कितनी मेरे पास है, 2। क्या मैं कह सकता हूं 2 लेदर शीट पर 1 फिनिश गुड्स है। डन। और मेरे पास कितनी लेदर शीट है, 2000, तो फिनिश गुड्स कितनी होने चाहिए यहां पर, 1000। आ रही बात है यहां पर। इसको हम यहां से भी निकाल सकते हो कि अगर मेरे पास एक कॉटन क्लॉथ है तो मेरे पास एक फिनिश गुड्स है और मेरे पास कितने कॉटन क्लॉथ हैं, 1000, तो फिनिश गुड्स कितनी मेरे पास होंगी, 1000। जैसे मर्जी निकाल लो। ये बात समझ में आ रही है यहां पर, किसी बच्चे डाउट? आगे बढ़ते हैं। और इसको परचेज किया 320 और 15,000। तो बच्चों ये हमने परचेज किया 3,20,000 का और ये परचेज किया 15,000 का। अब इसकी क्या रिलेवेंस है, कॉस्ट के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अभी कोई जानकारी मेरे पास यहां पर नहीं है, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर आपके पास आ जाएगा, क्या ये आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर आ जाएगा? फॉर्मेट से नहीं सोचना है, क्वेश्चन की टाइप से नहीं सोचना है कि पिछली टाइप हमारे पास एक थी अब अलग तरीके क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं। तो बच्चों इंफॉर्मेशन देना तरीका बदल रहा है। अल्टीमेटली आपको क्या बनानी है यहाँ पर, क्वेश्चन। अब कौन सी इंफॉर्मेशन पहले देगा, कौन सी इंफॉर्मेशन छुपा लेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो उसकी अल्टीमेटली मर्जी है। बात समझे यहाँ पर। प्लस क्या बच्चे के पास क्या दिया हुआ है, फ्रेड पेड ऑन द परचेज। दिमाग में आना चाहिए कि कौन से नेचर के एक्सपेंस है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, वहां पर आ जाएगा। डन बच्चे, यहां पर आगे बढ़ते हैं। स्टिचिंग एंड फिनिशिंग नीड 2000 मैन आवर्स एट ₹80 पर आवर। ये क्या दिया हुआ है, लेबर चार्जेस। कितना अमाउंट आना चाहिए, कहता स्टिचिंग और फिनिशिंग के लिए कितने आवर्स हमें चाहिए,
स्टिचिंग और फिनिशिंग के लिए कितने आवर्स चाहिए 2000 और 1 घंटे का कितना रेट आपके पास है 80 रुपए। तो लेबर चार्ज कितने आपके पास आ जाएंगे 1,60,000। आगे बढ़ते हैं। अदर डायरेक्ट कॉस्ट ये कहां जाएगा अदर डायरेक्ट कॉस्ट। बात सुनो ध्यान से बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस करते हैं उसको आप क्या बोलते हो प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट। यानी इसमें तीनों हिस्से आपके पास आएंगे, ये आपको दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है, वो आपको क्या बोल रहा है अदर डायरेक्ट कॉस्ट, यानी इन दोनों को छोड़कर। तो बच्चों किसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। कितनी बोल रहा है यहां पर 10 रुपए पर लेबर आर इज इनकर्ड। 1 घंटे का 10 रुपए, 1 घंटे का 10 रुपए, कौन से घंटे का लेबर का। बच्चों मशीन आर भी होता है लेबर आर भी होता है, ठीक है। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर लेबर आर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। 10 रुपए पर आर दिया हुआ है और कितने लेबर आर मेरे पास हैं 2000। तो बच्चों 10 इंटू 2000 तो आपके पास क्या आ जाएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। जो भी अमाउंट आएगा प्लस करो तो आपके पास क्या बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। आई होप यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद आपको कह रहा है जी हैव 4 मशीन at total cost of 22 lakh, machine have a life of 10 year, scrap value of 10% of original cost, depreciation is charged on SLM method। सर आपने बताया नहीं आज तक क्वेश्चन के अंदर कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। बताओ बच्चों डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं एज पर SLM। बताओ शाबाश, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं एज पर SLM। हमारे पास कितनी कॉस्ट है 22 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी बच्चों है स्क्रैप वैल्यू कितनी आपके पास है 220। कैसे कितनी बोल रहा है यहां पर 10%। डन बच्चे यहां पर। और लाइफ कितनी आपके पास है 10 साल। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 1 लाख पूरा 1,98,000। डन बच्चे यहां पर दिक्कत है एक। हाँ जी, और कहीं से जवाब आया था 4 मशीन का। हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। क्यों जो 22 लाख की कॉस्ट है वो 1 मशीन की 4 मशीन की है। कहां लिखा होगा चलो अब इसमें बात करते हैं। एट टोटल कॉस्ट और मशीन भी यहां बच्चों मेंशन है। पॉइंट आपके पास सुनो ध्यान से, ये डेप्रिसिएशन आपका पर एनम है। और ध्यान से पढ़ना, ऊपर आपके पास जानकारी किसकी दी है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, यानी ये वाली इंफॉर्मेशन 1 महीने की है, ये वाली इंफॉर्मेशन 1 महीने की है, ये वाली इंफॉर्मेशन 1 महीने की है। पर ये वाली जो इंफॉर्मेशन है पर एनम है और आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए मंथली। तो मंथली ये क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 12। हमारे बाद यहां पर किसी बच्चों डाउट ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा पर मंथ है पर एनम है। सर यहाँ मेंशन तो है नहीं पर मंथ है। जब बच्चों यहाँ बोल दिया ऊपर कि मंथ ऑफ इंफॉर्मेशन है तो सारी इंफॉर्मेशन आप क्या मान लोगे मंथली अनलेस अदरवाइज गिवन इन द क्वेश्चन। डन बच्चे यहाँ पर आगे बढ़े। अच्छा ये खर्चा कौन सा माना जाए डेप्रिसिएशन का। तो जो भी वैल्यू आपके पास आ गई इसको कहाँ लेके जाओगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ठीक है। अगर और कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा GFC। आगे बढ़ते हैं। द मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल ऑफिस स्टाफ आर दिस एंड दिस। G Limited pays 120 per month as rent for 2400 square feet factory premises. The administrative sale office occupies this and this of the factory space. आराम से देखो, सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल ऑफिस आर 45 एंड 72। अजय छोड़ो, ये अमाउंट कहां जाना चाहिए। क्वेश्चन का मेन पॉइंट अभी बाकी है, ये बात ध्यान रखना, अभी मेन पॉइंट आपके पास नहीं आया है। ये अमाउंट कहां जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन कौन से जनरल और सेलिंग ओवरहेड्स। बात समझे यहां पर। अब जो अगली लाइन आपके पास है उसका ऊपर लाइन से कोई मतलब ही नहीं है यहां पर। इसमें क्या बोल रहा है जी पे 1,20,000 पर मंथ एज अ रेंट फॉर 2400 स्क्वायर फीट फैक्ट्री प्रीमाइज। हमारे पास फैक्ट्री का एरिया है, फैक्ट्री का प्रीमाइज एरिया है कितना 2400
स्क्वायर फीट, और इसका किराया कितना आपके पास है 1,20,000 पर मंथ। डन बच्चे यहां पर। आगे क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेल ऑफिस ऑक्यूपाई 224 और 200 स्क्वायर फीट। मान लो 240 और 200, 240 कहां जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव, 200 कहां चला जाएगा सेल, बचा उचा कहां चला जाएगा भाई 2400 स्क्वायर फीट है ना, बचा उचा कहां चला जाएगा 1960 कहां चला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। यानी जो 1,20 का अमाउंट है जो रेंट पे किया जा रहा है, रेंट के 3 हिस्से होने चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक सेलिंग और एक आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। डन बच्चे यहां पर, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े। फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश बैग इज 18,000। ये बच्चों कौन सा खर्चा दिया हुआ है, फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी। खर्चा मालूम ना हो उसका नेचर समझने की कोशिश करो, खर्चा हो क्यों रहा है, वहां से मालूम चल जाएगा आपको। डिलीवरी करने पर, डिलीवरी क्यों करोगे, आप सेल कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, और आप सेल कर रहे हो तो खर्चे कहां जाना चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। अब मेरी बात समझे यहां पर, किसी बच्चों डाउट? आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मंथ 35 kg ऑफ द स्क्रैप आर सोल्ड एट ₹150 पर kg। ये बच्चों कहां में जाना चाहिए, 6 आइटम के अंदर। डन बच्चे यहां पर। आगे, देयर आर नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द इनपुट मटेरियल। पॉइंट है सारा, देयर इज अ फिनिश स्टॉक ऑफ 100 बैग इन द स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ। पहली बात, पहले क्या बोल रहा है, देयर आर नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनपुट मटेरियल। इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का ना तो ओपनिंग स्टॉक है ना ही क्लोजिंग स्टॉक है। तो जो आपका फॉर्मेट है, ओपनिंग स्टॉक निल प्लस परचेज दिया हुआ है, प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस दिया हुआ है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक यहां पर नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डन बच्चे यहां पर। आगे क्या बोलता है, देयर इज अ फिनिश स्टॉक ऑफ 100 बैग इन द स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ। बच्चों हमारे पास फिनिश स्टॉक का प्रोडक्शन कितना हुआ था 1,000 में से कितना क्लोजिंग स्टॉक है 100, यानी हमने कितना बेचा 900। डन बच्चों यहां पर। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक की कोई इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कोई इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है, उसको क्या कर दोगे, इग्नोर। डन बच्चों यहां पर नहीं निकाली जा सकती है, और ये आपको वैल्यूज यहां पर कह रहा है। तो उसके लिए आपको क्या रहा, कॉस्ट शीट, ये जरूर पढ़ना रिक्वायरमेंट क्या होती है, कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर महीने के लिए आपको करानी है यहाँ पर कॉस्ट शीट। तो आप चेक करो, 2-3 पॉइंट आपके मेन बनते हैं। एक, फिनिश स्टॉक का प्रोडक्शन हुआ कितना वो निकालना। सेकेंडली, डेप्रिसिएशन आपको पर मंथ लेके चलना है, ना कि एनुअल बेस पर। डन बच्चे यहाँ पर। मुझे लगा यहाँ पे पॉइंट है ना आपका एमपीटी का, वो शायद कोई और क्वेश्चन होगा, तो था क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 दोबारा समझाऊंगा, हो जाएगा, बताओ फटाफट, करो रिपीट। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चों। और कोशिश करें बच्चों, स्टडी मैट एक बार साथ साथ जो कर लीजिए। अगर सारे नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ पढ़ लो, पर सारे ही पेंडिंग हो जाएंगे तो बाद में फिर आपको परेशानी होगी। जो क्वेश्चन डिफरेंट है एटलीस्ट वो ट्राई कर लो।
और हर चैप्टर साथ साथ पढ़ते चलो तो आपको बर्डन कम फील होगा। पर स्टडी मेरे बच्चों मैंडेटरी है, पेपर वहां से आता है, ये बात को समझो। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू स्ट्रीमर चेंज हो आती है, पूरा क्वेश्चन चिपकाते हैं, स्पेशली कॉस्टिंग के अंदर। क्या हाथ रखे, तेरे वो तेरे प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स मैच चल रहा होता है, वो ना स्लेजिंग करते हैं आपस में। वो स्लेजिंग तरीका क्या होता है, ऐसे हाथ रखे। अरे बच्चे, हमने कॉलेज लाइफ देखी है, ऐसा थोड़ा ना कि हम ऐसे ही उठ के आ गए। कहीं को ना आदत होती है बस, मतलब उनकी कमेंट्री चलती रहती है कंटिन्यूसली, उनको मजा नहीं आता। देखो नेचर होता है ना अभी, और वो अभी मतलब ऐसे नहीं मान जाएगी, हो ही सकता वो विद इन 2 सेकेंड्स एक कमेंट उसका मतलब कि साथ साथ पास ऑन होता चलेगा। अब कंट्रोल करना चाहे नहीं कर पाएगी, वो कर ही नहीं पाएगी, बता रहा हूँ मैं। और बेचारी बोलते बोलते चुप हो रही है कि भाई सर देख रहे हैं यहाँ पर उससे रुका नहीं जा रहा। हम हाँ। अच्छा मुझे प्राइम कॉस्ट तो हो गया है। ये जो कैलकुलेशन है ये क्या ध्यान है आप लोगों को, बताओ। हाँ, दिखा के आने को, समझे बात यहाँ पर। और ये प्रॉपर लिख के आना है 2000 मैन आवर्स, ऐसे नहीं 2000 इंटू 80। 2000 क्या है अपना आप देख लेगा, 80 क्या है अपना आप देख लेगा, फिर नंबर अपना आप देख लेगा। समझे बात है यहाँ पर। तो प्रॉपर लिख के आना है, इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो पूरा लिखा हो बच्चों वहाँ पर, फिर जो तकलीफ होती है आपको लिखने में ना, वो नहीं होगी। और एग्जाम में आपको मालूम है ब्लैक पेन ही आपको अलाउड होता है, तो कोशिश करो जब भी टेस्ट देते हो ब्लैक पेन से दिया रहो। वे पेंसिल अलाउड होती है ब्लैक वाली, जब आपको हाईलाइट करना हो, पर एग्जाम में ना अवॉइड करो पेंसिल को।
ये हो गया बच्चों। डन बच्चों यहां पर।
डन बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ देखिए, द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ गो गेटर कंपनी ऑन 30 सितंबर 2020। मुझे ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपके पास क्या इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज में क्या क्या शामिल होता है, फिनिश स्टॉक, रॉ मटेरियल और WIP। डन बच्चे यहाँ पर। फिर आपके पास ऑफिस अप्लायंस है। ऑफिस अप्लायंस कहाँ जाएगा, ऑफिस के अप्लायंस है, तो ऑफिस अप्लायंस कहाँ जाना चाहिए, एज अ कॉस्ट शीट ऑफिस अप्लायंस कहाँ जाएगा, ऑफिस अप्लायंस कहाँ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। हाँ जी, आप भी जवाब दे रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल वाले, हाँ जी, और नहीं जाएगा, क्यों, ये आपकी असेट है। और कॉस्ट के अंदर क्या जाएगा, ओनली डेप्रिसिएशन। डन बच्चे, यहां पर प्लांट मशीनरी कहां जाएगा, बोलो शाबाश, ओनली डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग ओनली डेप्रिसिएशन। सेल ये कहां जाएगा, कॉस्ट शीट के अंदर लास्ट आइटम आपके पास बन जाएगी। सेल रिटर्न और रिबेट ये इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस, तो नेट अमाउंट वहां पे शो कर सकते हो, ठीक है। परचेज, परचेज हो जाएगा। फ्रेड इनकर्ड ऑन मटेरियल ये क्या बन जाएगा, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस। अच्छा, परचेज डन क्या होगा, परचेज में से माइनस कर देना। डन बच्चों यहाँ पर। एंड एम्प्लॉय कॉस्ट 1,60,000। अब कई बच्चों परेशानी क्या, क्वेश्चन 1.5 पेज का है, अब उनको दिक्कत वहां पे आ रही है। और मेरा जहां मुझे याद है इस बार जैन 25 में जो क्वेश्चन आया था वो इसी पर बेस्ड था, जहां मुझे ध्यान है, आई एम नॉट श्योर, पर जहां मुझे ध्यान है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ये कहां जाएगा, अब बच्चों से पूछा डायरेक्ट क्या और इनडायरेक्ट क्या है, समझाया हो आप लोग यहाँ पर। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ये कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो जो लिस्ट है उसको पढ़ा करो एक बार, हर क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें आपको नहीं दी होंगी। अब मेरी बात हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री में रिपेयर एंड फैक्ट्री अप कीपिंग एक्सपेंसेस। बच्चों रिपेयर किसकी हो रही है, फैक्ट्री की, तो कहां चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। हीट लाइट फैक्ट्री में, रेट फैक्ट्री में, मिसलेनियस फैक्ट्री में। सेल कमीशन सेलिंग में, सेल ट्रैवलिंग सेलिंग में, सेल प्रमोशन सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग में, ऑफिस सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड ये कहां जाएगा, सबसे एंड में, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज। इतनी बात हो रहा है यहां पर। फर्दर डिटेल आर अवेलेबल। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये बच्चों क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो ये आपके पास कौन सी इन्वेंट्री होगी, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, WIP का और फिनिश गुड्स का। डन बच्चों, यहां पर आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, आउटस्टैंडिंग यानी अभी पेड नहीं किया। डन बच्चों, यहां पर कितना अमाउंट आपके पास है, 8,000 रुपए। मुझे एक चीज बताओ, जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है डायरेक्ट वो कितने अमाउंट की है, 1,60,000। आउटस्टैंडिंग कितना आपके पास है, 8,000, मिला के कितना हो जाएगा, 1,68,000। देन बच्चों क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग कौन सा, इनडायरेक्ट, आउटस्टैंडिंग क्या, इंटरेस्ट। तो ये रिस्पेक्टिव खर्चों में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इतनी बात समझते हैं यहां पर। आगे डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइड, ऑफिस अप्लायंस में कितना आपके पास है, 5%। ऑफिस अप्लायंस कितना बच्चों वैल्यू है, 17,400। तो कहां चला गया, 17,400 का 5% कितना आपके पास आया था, नहीं पर ये 17,400 5%, 8 डन। और प्लांट मशीनरी की कितनी वैल्यू आपके पास है, 4,60,500, 46050। बिल्डिंग की बच्चों वैल्यू है, नहीं ये है ना,
ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू आपके पास है 2 लाख, कितना आ गया आपके पास 8,000। डन बच्चे यहां पर। अब ऑफिस अप्लायंस कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ऑफिस में। तो कहाँ जाना चाहिए वैसे, कहाँ जाना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, ठीक है। प्लांट मशीनरी आमतौर पर, मुझे बता दिया क्या दिया, उसको छोड़ो अभी। प्लांट मशीनरी आमतौर पर कहाँ इस्तेमाल होती है? फैक्ट्री के अंदर। और क्वेश्चन साइलेंट हो, समझे बात यहां पर? तो क्या मानोगे? फैक्ट्री ओवरहेड। अब बिल्डिंग तो बच्चों हर जगह इस्तेमाल होती है, फैक्ट्री में भी, ऑफिस में भी, और सेल के लिए भी। और कुछ गिवन ना हो और ना गिवन हो तो आप कहाँ मान लोगे? फैक्ट्री में मान के वहां पर चलोगे, और कुछ भी गिवन यहाँ पर ना हो, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पर चलना। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग कॉस्ट, हीट, लाइट, पावर। अच्छा जी, सुनो बात ध्यान से। मैंने यहाँ पे हीट, लाइट, पावर को क्या बोल दिया था? फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैंने हीट, लाइट, पावर क्या बोला था यहाँ पर? फैक्ट्री ओवरहेड्स। पर नीचे एक इंफॉर्मेशन दे दी, क्या? हीट, लाइट, पावर टू फैक्ट्री, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशो ऑफ 8:1:1। तो आप क्या करोगे? जो ऊपर खर्चा है हीट, लाइट, पावर का, उसको किस रेशो में बांट लोगे? 8:1:1 में बांट लोगे। और जो 8 की वैल्यू है, जो 8 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी? फैक्ट्री में। 1 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ऑफिस में। 1 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी? डिस्ट्रीब्यूशन में। डन बच्चे यहाँ पर? इतनी बात समझते हैं यहाँ पर? आगे रेट और टैक्सेस, लो जी, इसको भी कह रहा है बाइफरकेट करो यहाँ पर। कितना अमाउंट है? 6,300। डन बच्चे यहाँ पर? और इसके बारे में क्या बोल रहा है? 2/3 टू फैक्ट्री, 1/3 टू ऑफिस। 2/3 कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। 1/3 कहाँ चला जाएगा? ऑफिस में। डन बच्चे यहाँ पर? फिर क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। किसके डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है यहाँ पर? बिल्डिंग। किसकी बात नहीं कर रहा है? ऑफिस अप्लायंस की। क्यों? नाम से मालूम है कहां जाना चाहिए? ऑफिस में। प्लांट मशीनरी की। क्यों? कहां जाना चाहिए? फैक्ट्री में। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन कहां पर थी? बिल्डिंग के ऊपर। नीचे क्या बोल दिया? कहता फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग में किस रेशो में आएगा? 8:1:1 में आके यहां पर चलेगा। आ रही बच्चों बात है यहां पर? आगे बढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंडेंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग शेड्यूल। ये सारी बातें बाकी बात है बच्चों यहाँ पर। फिर आप क्या बनाओ यहाँ पर? कॉस्ट शीट। जब कॉस्ट शीट बन जाएगी, अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन आके यहाँ पर चलेगी। बात समझे यहाँ पर? और आप क्वेश्चन चेक करो, इसके अंदर मेन बात क्या थी? क्वेश्चन लेंथी आपके पास है। सेकेंडली, जो खर्चे ऊपर आपके पास रेंट, रेट, टैक्सीज वगैरह के, वो हो सकता है मे भी शुरू में आपने कहाँ प्लस कर दिए हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। पर नीचे उसने उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी है। तीसरी बात, जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं यहाँ पर? जो ऑफिस अप्लायंस है, जो बिल्डिंग है, उसको आप एज अ एक्सपेंस यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है? या फैक्ट्री में प्लस करते या ऑफिस में प्लस करते, पर वो चीज़ आपको ठीक करके यहाँ पर चलनी है। मेरी बात समझे बच्चे यहाँ पर? किसी बच्चा डाउट? क्वेश्चन नंबर 10 समझाओ दोबारा से, बताओ मुझे फटाफट। हो जाएगा?
हो गया बच्चों? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। स्टडी मैट और सेम पैटर्न पर सितंबर 24 में, इसी पैटर्न पर सितंबर 24 में इस मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 23 है जो यहीं से उठाया हुआ है। कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं पर बेस सारा यहीं का बनाया हुआ है। चलो देखते हैं बात क्वेश्चन नंबर 9। A company has a capacity to produce 1 lakh units of a product every month। कहता है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, कितना बना सकते हैं यहाँ पर? 1 लाख पर मंथ। इट वर्क कॉस्ट, ये क्या होती है? हाँ जी, हाँ पढ़ा आपने बच्चों। वर्क कॉस्ट आपके पास क्या होती है? बी कॉन्फिडेंट। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने बड़ा नेसेसरी है, तो बताती हूँ आंसर ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में कि ये आंसर है कि नहीं है। फैक्ट्री कॉस्ट कह लीजिए, जीएफसी और एनएफसी। डन बच्चे यहाँ पर? एट वेराइंग लेवल, मतलब अलग अलग लेवल पर। अच्छा लेवल कितना यहाँ पर है? 10%। 1 लाख का 10%, मतलब अगर हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, दोबारा पढ़ो एक बार। इट वर्क कॉस्ट एट वेराइंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर। अगर हमारा प्रोडक्शन लेवल कितना यहाँ पर है? 10%, तो हमारी जो वर्क कॉस्ट पर यूनिट है कितनी होगी यहाँ पर? 400 रुपये। मतलब बच्चों 10% 1 लाख का कितना हो जाएगा? 10,000 यूनिट्स। ये बात हुआ यहाँ पर। लेकिन मेरा जो प्रोडक्शन है कितना है? 10,000 यूनिट, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी होगी? 400 रुपये पर यूनिट। डन बच्चे यहाँ पर? मेरा प्रोडक्शन 20,000 है, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी मेरे पास हो जाएगी? 390 रुपीज पर यूनिट। डन बच्चे यहाँ पर? जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। आगे बच्चों पास यहाँ पर आगे बढ़े। इट्स फैक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 150, फैक्ट्स मार्केटिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 250 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कहाँ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा कहाँ चला जाएगा? लोअर पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास क्या दिया हुआ है? मार्केटिंग, ये भी कहाँ चला जाएगा? लोअर पार्ट में आ जाएगा। द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है? अब ऊपर ने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? मार्केटिंग। नीचे क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन। बोथ आर सेम। डन बच्चे यहाँ पर? अमाउंट टू 30 रुपीज पर यूनिट। इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट, 500 रुपये पर यूनिट। प्रोवाइड इट इनकर द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर ए बी सी डी। इट कैन मार्केट 30% ऑफ आउटपुट एट 550 पर यूनिट without incurring any of the above expense and prepare a cost sheet for the month showing this and this। एक काम करते हैं, जो लास्ट लाइन से दोबारा पढ़ो। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट आपको बनानी है कब? एट 30% और 100% कैपेसिटी लेवल। दो लेवल पर आपको क्या करनी है? यहाँ पर कॉस्ट शीट तैयार करनी है। मुझे बताओ 30% पर कितना प्रोडक्शन होगा? 30% पर कितना प्रोडक्शन होगा? 1 लाख का 30% कितना होगा आपके पास? 30,000 यूनिट्स। और इसकी फैक्ट्री कॉस्ट है कितनी होगी? 380 रुपये पर यूनिट। तो 30,000 पर 380 के हिसाब से हमारे पास जो वर्क कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी? हाँ जी, 114 लाख। नहीं आएगी। कैसे बच्चे हो? कैलसी हाथ में है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 380, बोलो कोई डाउट बच्चे यहाँ पर? और दूसरा लेवल मेरे पास क्या दिया हुआ है? 100%, यानी कि कितना प्रोडक्शन होगा? 1 लाख। और एक का खर्चा कितना दिया हुआ? 310 रुपये। तो कितना अमाउंट आपके पास आ जाए? 310 लाख। डन बच्चे यहाँ पर? ये आपके पास एक तरीके क्या हो गया? एनएफसी। हमने फैक्ट्री कॉस्ट नहीं बोला, उन्हें क्या बोला यहाँ पर? वर्क कॉस्ट।
इससे पहले जो भी क्वेश्चंस थे वहां पर आपके पास क्या दिया था, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड या उन सबको प्लस करके दिया हुआ है। डन बच्चे यहाँ पर। अब एनएफसी में कितने आइटम प्लस करते हो, 6। क्या 6 आइटम आपके पास गिवन है, नहीं, तो एनएफसी ही आपके पास क्या बन जाएगा, सीओपी। सीओपी में क्या प्लस माइनस करते हो, फिनिश्ड गुड्स, क्या दिया हुआ है, नहीं, तो ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, सीओजीएस। डन बच्चों यहाँ पर। अब सीओजीएस में यानी ये वर्क कॉस्ट नहीं है, एक तरीके से मेरे पास क्या बन जाएगी, सीओजीएस। अब सीओजीएस में पहले क्या प्लस करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव। चेक करिए वो क्या बोल रहा है, इट्स फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 150, ठीक है, एंड ये बात कह रहा है यहाँ पर। तो एडमिनिस्ट्रेशन कितना आपके पास आ गया, A50। फिक्स नेचर क्या है, अगर फिक्स नेचर क्या है तो क्या प्रोडक्शन का असर आना चाहिए यहाँ पर, नहीं। डन बच्चे यहाँ पर। अब ज्यादा प्रोड्यूस करो कम प्रोड्यूस करो इस बात से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। इतनी बच्चों बात आ रही है यहाँ पर। प्लस क्या करते हैं यहाँ पर, सेलिंग। अब सेलिंग के अंदर पहले क्या बोल रहा है, फिक्स मार्केटिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 250 पर मंथ। 2.5 लाख का खर्चा कौन सा नेचर का है, फिक्स नेचर का है। अगेन जो फिक्स नेचर का है इसका आउटपुट के ऊपर कोई असर आके यहाँ पर नहीं चलता है। इतनी बच्चों बात समझते हैं यहाँ पर। दूसरी बात क्या बोल रहा है, वेरिएबल अमाउंट टू 30 रुपीज पर यूनिट, 30 रुपए पर यूनिट। बताओ बच्चों 30 रुपए और कितनी आउटपुट आपके पास है, 30,000। 30 रुपए कितनी आउटपुट आपके पास है, 1 लाख। आ रही बात है यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट। फिक्स नेचर हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किस बेसिस पर होते हैं, टाइम बेसिस पर। और वेरिएबल में आप क्या देखते हो, प्रोडक्शन के या फिर सेल के हैं। अगर सेल के हैं तो किस पर आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। प्रोडक्शन के हैं किस पर आ जाएगा, नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। डन बच्चे यहाँ पर, इतना हो जाएगा। आगे क्या बोलता है ध्यान सुनना, इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट 500 रुपए पर यूनिट। कहता है कि अगर कंपनी चाहे तो जो 100% है उसको बेच सकती है, यानी 1 लाख यूनिट्स, पर उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 500 रुपए। उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 500 रुपए। तो 1 लाख इंटू 500 ये आपके पास क्या आ जाएगी, सेल वैल्यू आ जाएगी। किसकी सेल वैल्यू आएगी यहाँ पर, 100% की, ठीक है। और नीचे क्या बोल रहा है, इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट 550 पर यूनिट। मार्केट यानी कि सेल कितनी, 30%। कितनी बच्चों आपके पास, 30,000। और 30,000 का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 550 रुपए। तो सेलिंग प्राइस डिफरेंट क्यों है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है। जब आपको कम बेचना होता है आप सेलिंग प्राइस ज्यादा रखते हो, जब ज्यादा बेचना होता है सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है, कम होकर यहाँ पर चलता है, क्योंकि आपको ज्यादा कंज्यूमर चाहिए। और ज्यादा कंज्यूमर आपको चाहिए तो आप चाहते हो कि अलग अलग तरह के कंज्यूमर आपकी गुड्स बाय करके यहाँ पर चले। डन बच्चे यहाँ पर, यहाँ पर कोई डाउट। अब इन बिटवीन आपको क्या बोल रहा है, कहता है इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट प्रोवाइड इट इंकर द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर। ये खर्चे कौन से आपके पास है, एडिशनल। ये खर्चे कब होंगे, अगर आपको क्या करना है बच्चों, खर्चे कब होंगे ये, आपको क्या करना है, 100% आउटपुट को बेचना है। मतलब अगर आपको 30% को बेचना है तो भी क्या खर्चे होंगे ये वाले आपके पास, फ्री खर्चे आपके पास यहां पर नहीं होंगे। अब मेरी बात समझे यहां पर, आई रिपीट, क्या कहता है आपको यहां पर, इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट प्रोवाइड इट इंकर द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर। यानी अगर आपको 100% माल बेचना है तो आपको जो फर्दर एक्सपेंडिचर है वो इंकर करने होंगे। और मैंने इसकी दूसरी बात क्या बोली यहां पर, कि यानी कि ये खर्चे 30% के लिए इंकर होने वाले यहां पर नहीं है। और इसी बात के नीचे कह रहा है it can market 30% without incurring any of the expense referred to in A to D above। मेरी बात समझे बच्चे, यहां पर ये पॉइंट लिंक हो रहा है। आगे बढ़े यहां पर। अब पॉइंट ए में क्या बोलता है, इट गिव गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग 30 रुपीज पर यूनिट ऑफ सेल। कहता है गिफ्ट दो यहां पर, कितने रुपीज का, 30 रुपए पर यूनिट सोल्ड। जो भी माल बेचोगे 30 रुपए उसके साथ क्या दे दो यहां पर, गिफ्ट देके यहां पर चलो। कितना माल बेचा है बताओ फटाफट, कितना माल बेचा है बच्चों, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, समझ नहीं आता। कितना कितना माल बेचा है, 30,000 और 1 लाख। 1 लाख 30,000 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों, ये खर्चे सिर्फ और सिर्फ कब होंगे,
जब आप क्या बेच रहे हो यहाँ पर 100%। बात समझे, यहाँ पर 30,000 में खर्चे होने वाले यहाँ पर नहीं है, यानी 30 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। डन बच्चे, यहाँ पर एक के ऊपर कितना खर्चा आपके पास है 30 रुपए, तो 1 लाख पर कितना खर्चा आपके पास होगा 30 रुपए इंटू 1 लाख। बच्चों आगे बढ़े यहाँ पर, इसके बाद कहता है इट हैज लकी ड्रॉज एवरी मंथ गिविंग द फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड प्राइज 25,000, थर्ड प्राइज 10,000, 3 कंसोलेशन प्राइज ऑफ 5,000 ईच टू कस्टमर बाइंग द प्रोडक्ट। बच्चों क्या किया, जो कंपनी है माल बेचने के लिए लकी ड्रॉ निकाल रही है, समझे बात, यहाँ पर नाम की पर्ची निकाल रही है। जिसके नाम की पहली पर्ची आई, जिसके नाम की पहली पर्ची आई तो कितना इनाम मिलेगा 50,000 रुपए का। जिसके नाम की दूसरी पर्ची आई कितना इनाम मिलेगा 25,000 रुपए का। फिलहाल कितना हो गया 50 + 25 75। जिसके तीसरे नाम की पर्ची आई कितना अमाउंट मिलेगा 10,000। और क्या रहा है 3 कंसोलेशन। कई बंदों मूड ऑफ हो जाता है, उनको शांत करने के लिए 3 कंसोलेशन प्राइस ऑफ 5,000 ईच, हर एक को कितना देंगे 5,000, तो 3 बंदों को कितना देंगे यहाँ पर 15,000। तो बच्चों मिला के कितना अमाउंट आपके पास हो गया 1 लाख। यानी लकी ड्रॉ में कितना खर्चा आपके पास हो जाएगा 1 लाख। डन बच्चे, यहाँ पर 1 लाख पर यूनिट, 1 लाख पर यूनिट। सोचो एक बार मैं क्या बोल रहा हूं, 1 लाख पर यूनिट ना, ये आपके पास है इन टोटलिटी। डन बच्चे, यहाँ पर थर्ड इट स्पेंड 1 लाख ऑन रिफ्रेशमेंट सर्व एवरी मंथ टू इट्स कस्टमर। मतलब जो कस्टमर आ रहे हैं उनको चाय पिलाओ, जैसे हम जीरा पिलाते हैं, ठीक है, तो जो कस्टमर आ रहे हैं उनको चाय पिलाओ, समोसा खिलाओ, ताकि कस्टमर क्या हो वहाँ पर खुश हो जाए। अब बच्चों कभी आप देखो, आप दुकान पर जाते हो, आप खाली पूछोगे वो नहीं पूछते हैं, खाली पानी पूछ लेंगे, ठीक है। पर जब आप मान लो शॉपिंग करने लग जाओ, हाँ उनको पता है कि हाँ भाई अब ये हमारे पास बिल बनाएगा, ये बंदा आपके पास पूछेंगे हम क्या लोगे, आप कॉफ़ी लोगे, चाय लोगे, क्या लोगे। बात समझे, यहाँ पर आप लोग शर्मा जाते हो, आप मना करते हो, नहीं नहीं कुछ यहाँ पर नहीं चाहिए। आप दिल्ली जाओ, वो बुलाते बंदे को, दिल्ली में क्या मान लो कस्टमर है, शॉप पर चला गया, भाई साहब कॉफ़ी मंगवाना, वो ऐसे बोलते हैं वहाँ पर। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं रिफ्रेशमेंट। अब इसमें भी पैसे यहाँ पर नहीं है, पर ये एक तरीके फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कंपनी लिए क्या हो जाएगा खर्चा होकर यहाँ पर चलेगा। डन बच्चे, यहाँ पर आगे बढ़िए। इट स्पॉन्सर अ टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20 लाख पर मंथ। बच्चा आप आईपीएल की स्पॉन्सरशिप कर रहे हो और उस पर कितना खर्चा आपके पास आ जाएगा 20 लाख का आके यहाँ पर चलेगा। डन बच्चे, यहाँ पर ये चारों खर्चे कम होंगे ओनली इन द केस ऑफ 1 लाख यूनिट्स। वैसे आपको कह रहा हूं क्वेश्चन टाइप बिल्कुल अलग तरीके दी हुई है, ठीक है, अगर तो टाइप वाइज करोगे फंस जाओगे। पर आप सोचो फॉर्मेट आपके पास क्या है कॉस्ट शीट का, समझे बात। यहां पर कहां से चालू करना है वर्क कॉस्ट, कि बाकी वैल्यू गिवन है ना, तो जो वर्क कॉस्ट है वो आपके लिए क्या बन जाएगा COGS। उसमें क्या क्या दिया हुआ है वो वर्ड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, तो बच्चों इन सारी वैल्यूज को प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। सेल की वैल्यू गिवन है तो आपके पास सेल भी आ जाएगा, तो बैलेंस अमाउंट क्या बन जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट। देखिए बार क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास दो तरह की आउटपुट है 30% और 100% पर मंथ। वर्क कॉस्ट आपके पास है मार्केटिंग, फिक्स, वेरिएबल, गिफ्ट, लकी ड्रॉ, रिफ्रेशमेंट, स्पॉन्सरशिप। ये 30 में आने वाला नहीं है, कैमरा आपके पास आएगा 100% में आ जाएगा। डन बच्चे, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल, सेल की वैल्यू गिवन है तो बैलेंस अमाउंट क्या बन जाएगा प्रॉफिट। अब इन दोनों में आपको प्रेफर करना हो तो कौन सा प्रेफर करोगे 30% और 100%। बताओ बच्चों, आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए या कम प्रॉफिट चाहिए, आप लालची हो या सेटिस्फाइड हो, अब बताओ। लालची है सर, तो सभी होते हैं बच्चों, ऐसी क्या बात है। तो 104 लाख, तो आंसर क्या बन जाए कंपनी शुड ऑपरेट एट 100% कैपेसिटी ड्यू टू हायर प्रॉफिट। डन बच्चों, यहां पर करिए नोट डाउन।
अक्षर बच्चों नोट डाउन फटाफट, फिर आपके लिए ब्रेक है।
हो गया बच्चों?